गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अदरीस। तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर जमात कई मुश्किलात का सामना कर रही है। इलेक्शन से कबल पार्टी को पुराने निशान यानी बल्ले से महरूम कर दिया गया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में हैं, जबकि पार्टी की ज़्यादातर क़यादत 9 मई के वाक़यात की वजह से गायब है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली जमात बन चुकी है जिसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पार्टी इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। माजी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तलवार से महरूम हो चुकी, लेकिन उसकी वजह 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में बैलेट पेपर पर निशानात की फहरिस्त से तलवार के निशान का खात्मा था। पीपल्स पार्टी ने बाद में तमाम इंतखाबात तीर के निशान पर लड़े और फिर तलवार के निशान भी हासिल वापस कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से जो फैसला दिया है, यकीनन उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। पहले एक नज़र इस फैसले पर डालते हैं। PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, लिहाजा जमात बल्ले के निशान की अहल नहीं है। ये जमात हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। PTI के मुबैना चेयरमैन की जानिब से जमा करवाया गया फॉर्म 65 मुस्तरद करते हैं। उमर अयूब बतौर सेक्रेटरी जनरल न्याजुल्ला न्याजी को पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात ही नहीं कर सकते थे। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात करवाने का कोई इख्तियार नहीं था। PTI के वकील ने इतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को पार्टी के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर अंसारी का कोई इस्तीफ़ा नहीं मिला। उमर अयूब कभी भी PTI के आइनी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं हुए। असद उमर दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इलेक्शन कमीशन के जो ये फैसले में ऑब्जर्वेशन है वो हमने आपके सामने रख दी। इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान ने ये भी कहा कि हम इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, ये भी कहा कि उनको इस पर रिजर्वेशन है। लेट्स वॉच हिम। एक पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी। ये एक साजिश का हिस्सा होगा अगर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को निकाला जाए। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी, इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला तो कर दिया, लेकिन इस फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं। एक नज़र डाल लेते हैं इन सवालात पर। क्या इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने का जो फैसला किया उसकी शर्मगोइयाँ हम पहले ही सुनना शुरू हो गए थे। क्या इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से कबल मुल्क की एक बड़ी पार्टी को मुतनाज़ा अंदाज में इंतखाबी निशान से महरूम करके गैर शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी है? इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इंतखाबात पर तमाम जमातों के खिलाफ यकसा एक्शन की बजाय सिर्फ एक जमात को निशाना क्यों बनाया? क्या पार्टी फंडिंग केस की तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को भी सिर्फ तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से बाहर रखने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? अगर इलेक्शन कमीशन एक मखसूस जमात के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो फिर ऐसे इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इंतखाबात को तस्लीम कौन करेगा? तो ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसके शुरू होने से पहले इस पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, मगर ये एक ऐसा भी इलेक्शन है जिसमें कुछ आइकॉनिक इमेजेस अभी से उभरना शुरू हो गए हैं। एक ऐसा ही आइकॉनिक इमेज उस्मान डार साहब की वालिदा का है। ज़रा देखिए वो क्या कह रही है। ये जुल्म की इंतहा देखो, चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोक को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। उस्मान डार साहब की वालिदा यानी रेहाना इम्तियाज़ की ये पहली वीडियो नहीं थी। इससे पहले भी वो जिस वक्त उस्मान डार साहब ने सियासत छोड़ने का कहा
या पीटीआई छोड़ने का कहा। उस वक्त भी आके उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उनके घर पे ये पहला छापा भी नहीं था, इससे पहले भी उनके घर पे छापे पड़ते रहे। पुलिस ने एक और ही मौक़िफ़ दिया है इस हवाले से। डीपीओ सियालकोट क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना, उसको पुलिस हिरासत से फरार कराना या उसकी किसी भी किस्म की मदद करना कानूनी जुर्म है। उस्मान डार की वालिदा के इल्जाम पर ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि उनका इन छापों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें भी देख लीजिए। ये हुकूमत नहीं है, इंटरिम हुकूमत है। अदालतें खुली हैं, इंतजामिया मौजूद है, उनसे रिलीफ मांगें। अगर मेरे साथ कोई गिला है मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। जिस मर्जी फोरम पे जाके जो है इंक्वायरी करवा लें कि मेरा इन चीज़ों से क्या तल्लुक है। मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। हमने तो नहीं कहा था कि जी टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करें और अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएं। तो सियासी साख जो है इस तरह नहीं बहाल की जाती जिस तरह बहाल करने की कोशिश हो रही है। मेरी दरख्वास्त होगी इलेक्शन लड़ें और सियालकोट की आवाम को फैसला करने दें। उस्मान डार की वालिदा एक ऐसे वक्त में मंजर आम पर आई हैं जब चंद हफ्ते कबल ही उनके बेटे ने बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ के खिलाफ इंटरव्यू दिया। उन्हें भी देखिए। रिहाना इम्तियाज वालिदा उस्मान डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो NA-71 और PP-47 सियालकोट से आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। किन किन मसाइल का सामना हुआ, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे बताया गया कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। हाँ, प्रॉब्लम्स बेटा पहले आई। पहले मैंने जो आपने दिखाया भी है और मैंने सुना भी है। मेरे घर ये झूठ बोल रही है। मैं कह रही थी बेटा क्या काम है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आगे भी आप आए, आपने मेरी चादर को खींचा और आपने मेरे बाल खींचे, मेरी डकैती की। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, अगर कोई पैगाम है तो मुझे दे। बस एक ही रट थी उनकी, दरवाज़ा खोलें। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी। ऊपर से मेरी बहू आ गई, उन्होंने कहा कि अम्मी दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा नहीं खुला था तो इन्होंने ना टांगे मार मार के दरवाज़ा तोड़ दिया, तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। और जो वीडियो में वायरल हुई है, इन्होंने ऐसा ही किया। मैं पहले इनसे पूछती हूँ कि आप कहते हैं कि इश्तिहारी उमर को देखने आए थे। एक दिन पहले ने कहा था इनका बेटा इश्तिहारी मुलज़म भागा हुआ है, तो माँ ने बेटे को घर ले आना था घंटों में। ये मनगढ़ंत बातें मेरे भाई आप आपसे मुंह से अच्छी नहीं लगती। रिहाना साहब, क्या कोई खवातीन पुलिस थी उनके साथ, कोई लेडी पुलिस? नहीं, पुलिस के दूसरे दिन आई। इस वाकये के बाद जब मैंने पेपर जमा कराने थे, मेरे घर के इर्द गिर्द छोटी छोटी गलियों में पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया और बैरियर लगा दिए गए। मैं पूछती हूँ क्या मैं दहशतगर्द थी? क्यों लगे? किसी दूसरे के घरों में इस तरह पुलिस ने बैरियर लगाए, घर को घेरे में लिया। छतों पर पुलिस थी, छोटी छोटी गलियों में पुलिस, हत्या के मेरे पूरे इलाके को सील किया गया था बेटे, पूरे इलाके को। ये जो डीपीओ सियालकोट हैं वो तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब इल्जाम है। क्या वजह है कि वो बार-बार ये डीपीओ बेटा, ये डीपीओ वही है हसन। सन 2022 सन 2013 में इसने मेरे बेटे को जेलों में जब फेंका, शाबाश। हसन से पूछो कि किसकी शाबाश थी, वेल डन कहा गया। इस पर मेरे बच्चों को जेल में फेंका गया था। ये वही हसन है। मैं कहती हूँ ख्वाजा हसन, बहन भी बोलते हो, बहन का किरदार अदा करते, डीपीओ को सस्पेंड करते, पुलिस को मुअत्तल करते, तो मेरे घर आते तो मैं आपको इतनी इज्जत देती कि आपकी सोच से बाहर थी। और आज मैं मैदान में खड़ी ना होती, मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि आप वजीर दफा थे, आपने इंसाफ दिया मुझे। आपको यकीन है कि ख्वाजा आसिफ साहब इसमें कहीं ना कहीं से उनकी बैकिंग है? बात सुने बेटे कि जो मेरे साथ हो गया है, मेरी बेटी, मैं आपसे पूछ दूं
कि ऐसे डराने से, ऐसे पुल फेंकने से, मुझे हरासा करने में फायदा किसका है? मैदान छोड़ दूं तो किसका फायदा है? ख्वाजा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी फैमिली रिलेशनशिप भी है, रिश्तेदारी भी है आपके साथ, ये सही बात है? मैं यही तो बात कह रही हूँ कि रिश्तेदारी भी है, वो ये बात सच है। मगर मैं पूछती हूँ अपने भाई ख्वाजा आसिफ से, मेरा बेटा, अगर मैं सच की बहन ही होती तो क्या ये ख्वाजा आसिफ बहन के साथ होता? बताएं हाँ मुझे, क्या किरदार अदा किया मेरे भाई ने? इतनी अजीजदारी, इतनी रिश्तेदारी। जब ये इनकी हुकूमत थी, वजीर दफा थे ये, इनके कंट्रोल में सारा शहर था। डीपीओ हसन को फारिग किया, पुलिस को मुअत्तल किया, मेरे घर आ जाते जो अपना किरदार अदा करते, तो बेटे में इतनी इज्जत देती कि इनकी सोच से बाहर थी। इन्होंने लिहाजा कोई किरदार नहीं किया। मैंने अपने जुल्म के खिलाफ अपने कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ फैसला कर लिया कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैंने वीडियो भी चाड़ी, शेयर भी की, अपील भी की, मुझे कहीं से इंसाफ ना मिला। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि तहकीकात हों बाकायदा इस पर, इन इल्ज़ामात पर। आप भी समझती हैं कि ऐसी तहकीकात होनी चाहिए? बेटे, तहकीकात होनी चाहिए। जो वीडियो शोर शराबे से मैं अंदर से बोल रही हूँ तो दरवाज़ा नहीं मैं खोल रही, वो मेरी बहू ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया अंदर से, और पुलिस बाहर थी। जो पहले वीडियो चढ़ी 9 महीने, उसमें पुलिस की वर्दियाँ आई हुई हैं, मेरे बाल खींचे हुए आए हैं, मेरी पोतरी की आवाज़ आई है, छोड़ो मेरी दादो को, क्या कर रहे हैं आप? उस वीडियो में जो सब कुछ बयान है, जो मैं आपको बेटे बयान कर रही हूँ। उन्होंने कर्टन आगे करके मेरी पोतरी से मोबाइल छीन लिया, मगर मेरी पोतरी ने पहले ही वीडियो शेयर कर दी हुई थी। आगे मेरी बहू आगे डंडों के साथ मार मार कर उन्हें नील पड़ गई, आज तक उसका बाजू काम नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ वजीर दफा थे ना, तो मैं उनकी बहन थी, तो किरदार तो अदा करते ना भाइयों वाला, तो आज मैं मैदान में ना उतरती। तो आप ये कह रही हैं कि इलेक्शन में आने का फैसला आपने इसलिए किया क्योंकि आपके घर पे ये रेड मारी गई? हाँ, नहीं, जुल्म हुआ है मुझ पे, मैं इसलिए खड़ी हूँ। बाहर से भी वाजे, अंदर से भी वाजे आ रही हैं मुझे, तो मैं क्यों ना खड़ूँ? मेरा राइट है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हर शख्स को राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, मगर मेरा सियासत में तल्लुक नहीं था। मैं हदीस और तर्जुमा कुरान 40 साल मुझे दीन के रास्ते में हो गए। मेरे कुरान में आया कि जुल्म के साथ खड़े हो जाओ, जुल्म का इंसान बोल वाला नहीं होगा, जुल्म मिट जाएगा, कुफर का निज़ाम आ जाएगा। तो जब मैंने तर्जुमा हासिल किया, कुरान पढ़ा, तो फिर मैंने अमल भी किया कुरान पे। मैं खड़ी हो गई, जुल्म के खिलाफ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ। बेटे, मैं चाहती हूँ कि सियासत होती है, ये कौन सा कानून है कि घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं, औरतों पर हमला करें, उनकी चार दीवारी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाएं, दरवाजे तोड़ें और दाखिल हों। मेरे नबी ने अवलीन दर्जा दिया औरत को। डीपीओ सियालकोट जो है वो तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखता है आपके खिलाफ, उसकी क्या वजह है? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं ख्वाजा आसिफ पूछती हूँ कि मेरे बड़े अच्छे भाई, इस डीपीओ से पूछो कि पुलिस भेजी थी, ये काम क्यों करवाया, इसे डिस्चार्ज करते। मैं फिर समझती ना कि ख्वाजा आसिफ को रिश्तेदारी का पास है। इस चीज़ का आप मुझे जवाब दें। जस्टिस अता मनीला ने आपका जिक्र किया, आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी उनका, या उनसे कोई डिमांड करना चाहेंगी अदालतों से? बेटे, मैं उनका गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला हमेशा उन्हें सेहत कामला में रखे, और मुझे खुशी हुई कि अभी ऐसे भी पाकिस्तान में मौजूद भाई हैं। खुशी हुई है मुझे। मैं इंशाअल्लाह ताला ख़त भी लिखूंगी, उनका शुक्रिया अदा करूंगी। मेरी हमेशा के लिए उनके साथ दुआएं हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला में रखे, जिन्होंने मेरे लिए एक माँ का दर्द जानते हुए ये बयान दिया।
सो कागजात नामजदगी तो अब जमा हो गए। बतौर आज़ाद उम्मीदवार आप ये इलेक्शन लड़ेंगी या पीटीआई की तरफ से लड़ना चाहती हैं? मैं पीटीआई की तरफ से लड़ूंगी। मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये मैदान ख्वाजा आसिफ के लिए खुला नहीं छोड़ना। हर हाल में जिस तरह भी हुआ मैं इलेक्शन लड़ूंगी। सो अब तो पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया गया है, उनका चेयरमैन कोई नहीं है। इतनी मुश्किल वक्त में आप कैसे पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? मेरे लिए बेटा इमरान का नाम ही काफ़ी है। इमरान अगर दरख्त को भी कह देना कि वोट इसको डाल दो, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो दरख्त भी जीत जाएगा। जो आपका हल्का है ये पक्का ख्वाजा आसिफ का हल्का कहा जाता है। बड़े अरसे से उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम भी करवाए हैं। ये मुश्किल स्ट्रगल नहीं होगा? आप बिल्कुल नहीं हैं सियासत में। कोई काम शाम सियालकोट शहर में नहीं हुए। सियालकोट में काम मेरे उस्मान डार बेटे ने किए। ये जो मसूबे चल रहे हैं सियालकोट, देखें आकर, ये वही मसूबों पे काम हो रहा है जो उस्मान डार के थे। जो उस्मान डार के मसूबों पे अब काम हो रहा है। ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जीता है, 2 दफा मेरा बेटा जीता हुआ था। मेरा सवाल आपसे है, 2 दफा मेरा बेटा जीता हुआ था। मशहूर ज़माना एक काल आ गई, मेरे बेटे की जीत को हार में बदल दिया गया। ये भी किसी हदीस में आया कि किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे की झोली में डाल देना, क्या ये जुर्म नहीं? राइट। सो आई वाज सेइंग कि मुश्किल वक्त है पीटीआई में। खुद उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि कितने मुश्किलात हैं पीटीआई की जमात के अंदर, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हावी हो गए जो कि सही बात भी नहीं करते। तो इस जमात में आपको मुश्किल नहीं होगी? मुझे अपने अल्लाह पे ईमान है, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। जिस कुरान की मैंने इताअत की, जिसको मैंने रिसर्च किया, जिसे मैंने पढ़ा, मेरा दुआ है अपने अल्लाह से कि या अल्लाह हक और जीत की फतह हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो। सो उस्मान डार साहब के बारे में बताएं, वो आप कभी सियासत में नहीं आएंगे? मैं उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। उसने जो सियासत छोड़ी थी मैंने मैसेज दे दिया। और दूसरे, जब उस्मान डार घर आए तो मैंने जो अपने बेटे की हालत देखी तो मैंने कहा, बेटा तुम्हारी हालत देख के मैं क्या तुम अब मर के आ जाते तो बेहतर था। आपने इमरान के खिलाफ क्यों गलत बयान दिए? मेरी ये तरबियत नहीं। मेरे बेटा 10 होते हैं, 1 हफ्ते के बाद मैं लोगों को दीन का सबक देती हूँ। मैंने खुद भी कुरान को रिसर्च किया है। मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत है। माँ बच्चों से ज़्यादा माँ अपने बच्चों को बेहतर जानती है। मेरा उन्होंने सियासत छोड़ लिया, ये उनका अपना है। मैंने तो नहीं ना छोड़ी, मैंने वीडियो की थी शेयर। राइट। उस्मान डार सियासत छोड़ लिया, डार फैमिली ने मेरी वीडियो बयाना कि मैं आज भी इमरान के साथ हूँ और कल भी इमरान के साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि उनकी जो बातें थी रूह वाला अफला, कानून की बालादस्ती, गरीब अमीर के लिए एक कानून, ये मेरे कुरान और तर्जमे में आया हुआ है। लिहाजा मैंने पढ़ा है, मैं उनकी इस बातों से इत्तफाक करती हूँ। ये कोई बातें जो इन्होंने ये की हैं, ये मेरे कुरान और तर्जमे में आई हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पढ़ा है, रिसर्च किया है, मैं स्टैंड ले। राइट। सो आपने उस्मान डार ने पार्टी छोड़ने से पहले आपसे मशवरा किया था? नहीं, उसकी तो जब से वो हुआ मेरी उनसे कोई मुलाकात ना हुई, ना मुझे पता था मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं। जब वो गवाह हो गया फिर भी मैंने कहा कि पता नहीं मेरे बेटे को गवाह हो गया किन लोगों ने किया। मेरी कोई मुलाकात नहीं बेटे। मैंने पहले भी कहा है कि ये मेरा अपना फैसला है। मैंने कुरान को रिसर्च किया, पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, तर्जमे पढ़े, हकामात पढ़े। मैंने अपने कुरान को मद्देनजर रख के इस जुल्म के खिलाफ जो मेरे साथ हुआ तो मुझे इंसाफ ना मिला।
जो पुलिस की कुछ और लोग होंगे, ये तो चले DPO सियालकोट है और ज़ाहिर है उस्मान डार वहाँ पे काफ़ी जाने पहचाने हैं, उनको लोग जानते भी होंगे। किसी ने कुछ बताया पुलिस में से, किसी ने वैसे फ़ोन करके कहा हो कि ये बुरा हुआ है या हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, कोई ऐसी माजरत हुई आपसे? नहीं, मेरे से कोई माजरत हुई नहीं। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि मेरी अजीजदारी है। बेटा तुम खुद सोचो, मैं ख्वाजा आसिफ की बहन हूँ। रिश्ते जो वो कह रहे हैं ठीक है, उनके रिश्ते मेरे साथ हैं, पर उनको किरदार अदा करना चाहिए था कि नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप पूछे ख्वाजा आसिफ से, ख्वाजा आसिफ पूछे कि जो आप रिश्ते बता रहे हैं, उस्मान डार की वालदा कह रही है कि हाँ ये सच है, मगर इन रिश्तों की पासदारी ख्वाजा आसिफ ने रखी। उसकी बहन के सर से चादर उतारी गई, बाल खींचे गए, जोब कोप किया गया, पाँव में शीशे मारे गए। आप मेरा साथ देते, खड़े होते, आप पुलिस को मुअत्तल करते, DPO को फारिग करते, तो ये बात कहते हुए आप बड़े अच्छे लगते थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करती, आपकी सोच से बाहर था कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती कि मेरे 22 स्टैंड लिया। गलत बात है जो मैं कह रही हूँ। सो लग ये रहा है कि दबाव है ओवरऑल। आपको दबाव से डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं डर रहा। मेरी बात सुने, जब वो 15 लोग 9 मई के आए जो उन्होंने मुझे जोप कोप किया ना, उस वक़्त भी मैंने अपने अल्लाह से मदद की थी। जो अल्लाह की अताअत करते हैं, 5 वक्त उसे सजदा करते हैं, कुरान को रिसर्च करते हैं और ईमान को पक्का रखते हैं। मैं आज भी डटी हुई हूँ, मैं डटी हूँ। जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के हैं। अगर इसमें मेरी शहादत भी हो तो मैं समझूँ कि इससे बड़ा अजाज और कौन हो सकता है। सो सियालकोट के लिए क्या प्लान है आपका? क्या करेंगी आप सियालकोट के लोगों के लिए अगर आप इलेक्ट हो जाती हैं? जो मशहूर मेरी पार्टी का होगा वो मैं लेकर जाऊंगी, उसी पे काम होंगे। सियालकोट की बेहतरी होगी। सारे सियालकोट मेरा, मेरे माँ बाप का, मेरे दादा का, ये सियालकोट मेरी पूरी नस्ल का है। बहुत बहुत मैं भी खुद सियालकोट में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना इम्तियाज़ डार हमें ज्वाइन कर रही थी। तफसीलन उन्होंने बताया कि क्या वजह है, वो समझती हैं कि सियासत में एक्सीडेंटली आई हैं और क्या उम्मीद वो रखती हैं अगर वो इलेक्ट हो जाती हैं। विल टेक अ ब्रेक। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में काफ़ी बात हुई इस प्रोग्राम में। ख्वाजा आसिफ साहब को हम ओपन दावत देते हैं, ही इज़ मोस्ट वेलकम अगर वो प्रोग्राम में आना चाहें और किसी बात पे कमेंट करना चाहें। सो इट्स एन ओपन फोरम फॉर हिम ऑलवेज। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आखिरकार पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये वो इंतखाबात हैं जिनकी सदाएं हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। ये वो भी इंतखाबात हैं जिसमें हमने देखा कि 2 असम्बलीज़ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद, ये आइनी मुद्दत पूरी करने से पहले तोड़ी गई। उसके बाद 90 दिन की मुद्दत पूरी करने के बावजूद इंटरिम गवर्नमेंट्स काम करती रहीं और उसके ऊपर भी बहस व मुबाहिसे के बाद सवालिया निशान डाल दिया गया। अब जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने से पहले ही उन पर बहुत से सवालिया निशानात उठा दिए गए हैं। आज वसतुल्लाह साहब ने भी BBC में आर्टिकल लिखते हुए कहा है, इलेक्शन हो रहे हैं या मुंह पर मारे जा रहे हैं। वसतुल्लाह खान का कॉलम बहुत सारे सवालात उठा रहा है। जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही एक जमात को, वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक जमात को भरपूर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ हर किस्म की मदद मिल रही है। वो जमात फेवरेट भी है और वो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमारे साथ मौजूद है आसिफ किरमानी साहब, PMLN के सीनियर लीडर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है लेकिन तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान ही चला गया। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। देखिए, अब चूँकि ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि PTI वाले जो लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो मैंने सुना है और पढ़ा है। चूँकि अब एक फ़ैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है वो हमेशा ये रही है
कि जो लोग तो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस थे और जो सजा याफ्ता हैं या जो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने पाक फौज पर हमला किया, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, जिन्ना हाउस पर किया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उनको तो मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया 9 मई को। अच्छा, लेकिन जो लोग इस 9 मई के सामने हमें मुलव्विस नहीं हैं, जिनके हाथ साफ हैं, उनको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। बल्कि मैं ज़ाती तौर पर तो ये भी समझता हूँ कि अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, कि भाई इनको एज अ PTI भी इजाज़त देनी चाहिए और बल्ले का निशान भी दें, ताकि ज़रा पता तो चले, जो इतना इनका शोर मचा हुआ है कि इन्होंने इतना हाइप क्रिएट की हुई है सोशल मीडिया पे कि जी पता नहीं क्या कितने % है तो कितने % पॉपुलैरिटी है, तो उसका भी सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन अब बहरहाल चूंकि उनको नहीं इंतखाबी निशान दिया गया बल्ला, तो अब ये मामला अदालत में जाएगा, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं जी। डॉक्टर किरमानी, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को कलअदम करने का, ओवरऑल JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, उनके ऊपर कोई ख़ास नज़र नहीं फरमाई इलेक्शन कमीशन ने। लग रहा है कि जैसे टारगेट किया है PTI को। वो आपको कैसे लगते हैं इलेक्शंस इंट्रा पार्टी बाकी जमातों के? देखिए, ये एक कानूनी बहस है और चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ज़रूर इसके कोई शवाहिद होंगे, और इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो इन्होंने इंट्रा पार्टी किया है, मुख्तलिफ लोग फ्रीक बने हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ गई हैं और दोनों तरफ को सुनकर इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के अच्छा होता कि उनके इलेक्शन कमीशन को ये मौका ही ना मिल के वो उस पर कोई इस किस्म की कदगन लगती, अगर उन्होंने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन करवाए होते। तो अब जाहिर एक फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब आला अदालतें मौजूद हैं, वो जाएं वहाँ अपना केस प्लीड करें। अगर वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनको अदालतें रिलीफ दे देंगी। लेकिन जाहिर है एक क्राइटेरिया होता है, या जो भी इलेक्शन कमीशन ने किया। दूसरी जमातों की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की मैं बात की हद तक बता सकता हूँ कि मैं उसके साथ सारा मेरी रही है इतनी, अब भी है एसोसिएशन, कि जब भी हमारे पार्टी के इंटर इलेक्शन हुए हैं, बाकायदा पूरी जनरल काउंसिल के 5000 लोग पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से जनरल काउंसलर आते हैं और बाकायदा उसमें वोट करते हैं और फिर इलेक्शन होते हैं। हमने ये वाला माहौल यहाँ PTI का देखा नहीं इंटर इलेक्शंस में। ये कोई बिल्कुल ही नॉमिनेशंस वाला प्रोसेस लगा, जिस पर गालबन इलेक्शन कमीशन ने ये एक्शन लिया जी। सो डॉक्टर किरमानी, लेट मी रिमाइंड यू, आप सेनेटर भी हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में नून लीग का निशान नहीं रहा था, उम्मीदवारों को पार्टी के निशान से महरूम होना पड़ा था। हमें वही सिचुएशन नजर नहीं आ रही? देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया था वो तो बेगुनाह हटाया गया ना, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं था उन पर। और फिर नवाज शरीफ ने या उसकी जमात ने को सानहा 9 मई भी नहीं बर्पा किया था। तो देखिए ना, इनका केस और हमारा केस टोटली डिफरेंट है। और फिर जिस तरह RTS को बिठाकर इनकी जो हमारी पॉपुलैरिटी थी, हमारे वोट कम किए गए, जहाज़ों में भर भर कर लोगों को तोड़ा गया और शमूलियत करवाई गई PTI में, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनसिफाना अमल नहीं होगा मुआजना करना हमारे साथ। तो हम तो पंजाब में जीते हुए थे, हमें हरवा दिया गया। और उसके बाद जो सानहा 9 मई हुआ, वो हमने तो नहीं कहा था PTI वालों को। आज जो PTI अगर गर्म पानियों में उतरी हुई है या उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको अपने गिरेबानों में भी देखना चाहिए कि पाक फौज जो इस मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की जामिन है, और फिर आपका वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे दुश्मन बैठे हैं आपके, और आप बजाय किसी दुश्मन को आज तक जरूरत नहीं हुई है कि वो इस तरह का इकदाम करे। आप कैसे पाकिस्तानी हैं? आप कैसे मुहब्बे वतन हैं
जो आप अपनी पाक फौज पर ही चढ़ दौड़े। आप जिसने आज कायद आज़म का यौम पैदाइश है और जिसने पाकिस्तान बनाया, आप उसके नाम का जिना हाउस उस पर चढ़ दौड़े यार। कोई तो खुदा खौफी होनी चाहिए थी। इसलिए कहते ना कि मजहब में गुस्सा हराम है कि इंसान सही फैसला नहीं कर पाता। तो जो देखें हमारा और केस था, हमारे साथ तो एक जुल्म और ज्यादती नवाज शरीफ के साथ की गई और नवाज शरीफ का तो पनामा केस में नाम तक नहीं था, उसको फिर भी सजा दे दी गई। जो उसका एसेट नहीं था उसको एसेट बना दिया गया। ठीक है। और दूसरी तरफ देख लीजिए आप कि नवाज शरीफ ने तो 28 मई का अगर महीना देखें तो उसके क्रेडिट पे तो एटमी धमाके जाते हैं 28 मई को। और वेयर एज पीटीआई के मई के महीने में 9 मई सानेहा मई इनके खाते में जा रहा है। तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बेगुनाह हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जो बेगुनाह लोग हैं पीटीआई के और उनको जिनके हाथ साफ हैं, जो सानिया 9 मई में जिम्मेदार नहीं है, मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उनको बिल्कुल आइन और कानून के तहत इजाज़त होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। सोसाइटी कुमानी, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके से ख़वातीन जेलों में हैं, एक केस में वो छुट्टी हैं, दूसरी केस में उनको पकड़ लिया जाता है, अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीन झपट के भागा जा रहा है, अभी से गिरफ्तारियाँ, छापे, फिर छापे, बार बार छापे होकर तोड़ फोड़, बदतमीज़ी, ये पहले भी बहुत बुरा हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन जो हो रहा है, दोबारा हो, तीसरी बार हो, जब भी हो, इलेक्शन की शफाफियत पे तो सवाल उठ गया सर। देखिए, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ही कि उन्होंने तादाद बताई है कि पूरे पाकिस्तान में हजारों की तादाद में, कुछ 60-70 हज़ार की तादाद में उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। चंद जगहों पर जरूर मेरी भी कानों से गुजरी है ये बात कि चंद वाक़यात ऐसे नाखुशगवार हुए हैं जिस पर जो दावा किया जा रहा है कि उनसे कागजात छीने गए, लेकिन वो ये नहीं बताया जा रहा साथ कि वो कागजात किसने छीने। और उसके बाद फिर अगर आप किसी से कागजात छीने गए हैं और वो बाकायदा उसको पता है कि किसने छीने हैं, तो उसकी एफआईआर दर्ज कराएं और जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के कटहरे में लाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतों में जाके अपना केस बताएं कि जी फलां शख्स ने, फलां गिरोह ने, फलां ने मुझसे छीने हैं। हुए ज़रूर ऐसे वाक़यात, मैं इन वाक़यात की कतन हिमायत नहीं कर सकता। अगर ये वाक़यात हुए हैं और ये वाकई इसमें कोई शवाहिद मौजूद हैं तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए और मैं मज़म्मत करता हूँ अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और अगर उनके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो जो भी लोग जिन्होंने ये छीनने की कोशिश की है कागजात, उनको कानून की कार्रवाई का सामना करना चाहिए। आज ऐसा इकबाल साहब ने फिर कहा कि जहां जहां मुमकिन हो हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एक सीट एडजस्टमेंट का हमने सुना था नून लीग एंड MQM। अब हम ये देख रहे हैं 242 NA कराची से शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मुस्तफ़ा कमाल नजर आ रहे हैं। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एडजस्टमेंट की कोशिशें हो रही थी, लेकिन मरियम नवाज ने भी अपने पेपर्स जमा करवाए, NA 119 से अलीम खान साहब ने भी जमा करवाए। क्या बाद में किसी लेवल पर सीट एडजस्टमेंट होगी इन लोगों के साथ? इन तमाम जमातों से हमारी जमात के लोगों की मुलाकातें 1-2 नशिस्तें 3 हुई हैं। जाहिर है उसका एजेंडा यही था इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट, लेकिन अभी तक इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हाँ, मैं ज़ाती तौर पर जहाँ समझता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो भी मेरी जमात फैसला करेगी मैं उसका फैसले का पाबंद होऊंगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके हक में नहीं हूँ दरअसल, स्पेशली कि आप इलेक्शन से पहले जब इस तरह का खाता खोलें, 2 तेरी 4 तेरी उसकी 5 मेरी, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह फिर मिसाल है मैं देता हूँ कि जो पुराना कारकुन है, लॉयल कारकुन है, कमिटेड कारकुन है, चलो जी वो घर में ही बैठा रहा, चलो जी उसने बुराई को हाथ से नहीं रोका, जुबान से नहीं रोका, दिल से ही बुरा समझा, लेकिन वो आपके साथ किसी जमात के साथ खड़ा रहा। तो अगर आप उसकी जगह सीट एडजस्टमेंट करके
किसी दूसरी जमात के एक ऐसे शख्स को जो कि अपनी जमात के वोट पर इलेक्शन नहीं जीत सकता और उसको अब टिकट देके अपना वोट उसको दे देते हैं, तो एक तो उस कारकुन की हक तलफी होगी। नंबर 2 कि जिस उम्मीदवार को अब इस सीट एडजस्टमेंट में दूसरी जमात के बंदे को अगर देते हैं और वो कामयाब होकर असेंबली में जाता है, जाहिर है तो वो उसका जेन्युइन वोट नहीं होगा, वो तो आपसे मांगे तांगे का वोट लेके गया होगा ना। तो मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूं कि अभी चूंकि कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, उम्मीद है कि मेरी जमात जौन सी है, मेरी ये गुजारिशात उन तक पहुंच गई होंगी कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन से पहले तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन अपने जोरे बाजू पे लड़ें। उसके बाद जो पार्लियामेंट में जब जमातें पहुंच जाती हैं, जो लोग कामयाब होके वहां पहुंचते हैं, वहां फिर देखा जाए कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो किसी के साथ ताउन करना चाहती है, ताउन की जरूरत है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट की जरूरत है, नहीं है, ये मामला उस वक्त होना चाहिए ताकि हर किसी को पता हो कि वो कितने पानी में है और उसके साथ अवाम की कितनी तादाद है। मैं तो ये समझता हूँ जी, आगे मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो भी फैसला होगा, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला हुआ नहीं इस बारे में। So, talking of पुराने कारकुन, पॉलिटिकल वर्कर्स, फैसलाबाद से तराज चौधरी और राजा रियाज, जबकि नवाब शेर वसेर और राना एहसान अफजल के टिकटों के हवाले से अभी तक कंफ्यूजन है। कहा यह जा रहा है कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ राजा रियाज और नवाज शेर वसेर की हिमायत कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस आई गेस। क्या फैसला कर लिया गया है कि पुराने कारकुनान को टिकट नहीं मिलेगा? मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है और वो गुज़श्ता 35, 36, 40 सालों से सियासत के मैदान में है। उसकी प्रेजेंस है, फॉलोइंग है। एक एक सीट पर 10-10 से ज्यादा उम्मीदवार जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जाहिर है टिकट तो किसी एक को मिलना है। तो जब भी ऐसा इलेक्शन का माहौल होता है, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होती है, हर उम्मीदवार जौन सा है वो अपनी लॉबिंग भी करता है, जो उसका हक है, और वो अपनी अच्छाइयाँ भी बयान करता है और दूसरे की कम अच्छाइयाँ जौन सी उनको तस्लीम करता है। लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड की मुशावरत से नवाज शरीफ साहब करेंगे। और को जो इख्तलाफ की खबरें हैं वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उस चीज़ को एक हाइप क्रिएट की जा रही है। अल्टीमेट अभी कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है, टिकटों का ऐलान हुआ नहीं है, गौर व गौस जारी है। जब फैसला होगा उसके बाद जिस एक शख्स को टिकट मिलना है, एक सीट पर एक शख्स को टिकट मिलना है, और बाकी जौन से हैं उनको पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा। अब किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता, इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। डॉक्टर आसिफ किरमानी, आप सीनियर वेटरन्स में से हैं PMLN के। इसी तरीके से एक बड़े और सीनियर लीडर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वो ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग हैं। कह रहे हैं वो कि इस वक्त वो नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत से इत्तेफाक नहीं कर रहे। वो नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में जिसका उन्होंने साथ दिया, उसके हवाले से अब वो आके कह रहे हैं कि वो उनकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करते। ऐसी कौन सी सियासत कर रहे हैं मियाँ साहब कि जिनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया वो भी उनसे इत्तेफाक नहीं कर रहे? ये तो उनसे पूछे ना, ये तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब मोहतरम बता सकते हैं ना कि वो उनके इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या है। चूँकि एक तरफ तो वो फरमाते हैं कि वो अभी भी नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर भी मानते हैं और कहते हैं मैं अभी भी मुस्लिम लीग नून में हूँ। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो खुलकर बात करनी चाहिए फिर उनको। खुल के बात आजकल बिलावल भुट्टो बहुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बड़ी उनकी स्टेटमेंट है, आई वांट यू टू लिसन टू दैट। मियाँ साहब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। क्या मियाँ साहब को लंदन से खुसूसी तौर पे बुलाया है किसी ने? Why did he say that? मियाँ साहब क्यों पछताएंगे जी, मुझे बताइए। पछताना तो उन लोगों को चाहे पड़ेगा जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही। पछताना उन लोगों को पड़ेगा जो 16 महीने PDM की हुकूमत का हिस्सा भी रहे, मज़े भी लूटे, हवाई जहाज पे सैर सपाटे भी किए। तो लोग उनसे कारकर्दगी का सवाल करेंगे, और जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उसको बाद में पछताना पड़ेगा। मियाँ साहब की तो माजी की 3 अधूरे अदवार आप देख लें, उसमें देख लीजिए
मोटरवेज भी बनाई उसने, एटमी धमाके भी किए उसने, सी पैक भी लाया, वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी वो ख़त्म की, दहशत गर्दी का खात्मा किया, कराची को रोशनियाँ लौटाई, वहाँ से जराइम का खात्मा किया। काम करने के लिए नवाज शरीफ को वक्त कितना मिला था? 2013 में हम आए तो धरने आ गए 2014 में, उसके बाद 2015 का एक साल मिला नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का, 2016 में एक झूठा पनामा केस आ गया। तो टोटल अगर देखा जाए 1.5 साल में नवाज शरीफ ने महंगाई को कंट्रोल किया, सी पैक लाया, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। हम नवाज शरीफ तो इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगा ना, लेकिन ये जो ये तनकीद करते हैं उनको पूछा जाए कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आप अवाम के पास क्या लेके जाएंगे कि आपने क्या किया है, आपके पास पल्ले क्या है लोगों को बताने के लिए। ये एक इलेक्शन के करीब और मुनासिब नहीं लगता। अभी तो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसके पैरों की मेहंदी ने भी सूखी, और अगर बिलावल साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो तो बड़ा फख्र से कहते होते थे शहबाज साहब को कि जी काश शहबाज स्पीड कहते थे, और कहते थे जी कि काश कराची में भी ये शहबाज स्पीड हो। क्या उन्होंने नहीं ये बातें कही? अब ये क्या हो गया रातों रात कि वो अचानक वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये इल्जामात की सियासत, या जो ये एक जिसको मैं कहता हूँ ना कि जब आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, कोई कारकर्दगी नहीं होती, फिर आप जो मर्जी कहें, लेकिन असल फैसला जो है कि कौन पछताएगा कौन नहीं पछताएगा, उसका फैसला जो है वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम करें। सुबह जब इतना आपने खुल के बात किया है डॉक्टर साहब, फिर तो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए फ्यूचर में? व्हाट डू यू थिंक? मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, और मेरी तो ख्वाहिश ही हो सकती है, मैं तो चाहूँगा कि मैं तीसरी नस्ल का मुस्लिम लीगी हूँ, 3rd जनरेशन हूँ मैं, तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि मुस्लिम लीग को इतना वोट पड़े कि मुस्लिम लीग जो है वो किसी दूसरी जमात की मोहताज ही ना रहे। और मैं यहाँ एक और भी बात करना चाहूँगा कि अगर कोई जैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि जी यहाँ मखलूत हुकूमत बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, ये होगा वो होगा, तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं ये फिर डिलीवर नहीं कर पाती हैं, चूंकि मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं, लोगों की फिर कुछ ब्लैकमेलिंग्स होती हैं। तो मैं तो दुआ करूंगा और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इंशाल्लाह दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कोalition गवर्नमेंट में ना जाना पड़े। डॉक्टर आसिफ किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन कोalition गवर्नमेंट में जहां पर आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन सबसे नुकसान आवाम का हमने देखा मुशाहिदे में, कम से कम पाकिस्तान की कोalition गवर्नमेंट्स में, कि आप एक दूसरे को खुश करने, मनाने, रूठने में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे को नवाजने में ही लगे रहते हैं, और जो असल इशू है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तयन नहीं होता किस पे जानी है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर एक पार्टी के पास कम से कम इतना वोट या इतना उनके पास पावर ज़रूर हो कि वो ये तो कहें कि ये हमारी गवर्नमेंट है, कल को ये ना कहते हुए आ जाए कि नहीं जी ये भी था इसमें, ये भी था, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।